महोदय, आज कानपुर के चौबेपुर में मैं वीर सिंह अम्बेडकर पूर्व जिलाध्यक्ष फरुखाबाद, आप जितने भी लोग यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं, मैं उन सबको वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज बाबा साहब अम्बेडकर का हम लोग 134वां जन्मदिन उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर ये कहें कि ये इस तरह के प्रोग्राम समाज को जागरूक करने के लिए होते हैं, उनको एक ऐसी ऊर्जा देने का प्रयास किया जाता है कि ऐसे पंडालों से जो बातें उनको बताई जाती हैं, जो ऊर्जा उनको दी जाती है, उससे 1-8% हमारे समाज का कुछ भला होता है। वो डीएम कलेक्टर बनते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, लेकिन जितने भी लोग आज यहाँ पर हैं, जो बैठे हुए हैं, मैं ये दावे के साथ कहता हूं, अगर इतने लोग भी आज जो बात मैं बताऊं अगर वो दिमाग में गांठ बांध ले तो इतने लोगों के घर संपन्न हो जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने विषम परिस्थितियों में पूर्व के जितने भी हमारे महापुरुष रहे, जैसे ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, तथागत गौतम बुद्ध, रविदास महाराज, इन सभी के विचारों को अपने कंधे पर रख रख के और गांव-गांव ढोते रहे और आप लोगों को बताते रहे कि पूर्व के हमारे महापुरुषों के क्या विचार थे और वो क्या चाहते थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब इस देश को संविधान दिया तो उन्होंने पाया कि तथागत गौतम बुद्ध के विचार जो हैं, ये विचार किसी धर्म या जात से जुड़े हुए नहीं हैं, ये अपने आप में कानून है और उन विचारों को, उन कानूनों को उन्होंने संविधान में दिया। दुख की बात यह रही कि जब तक बाबा साहब जीवित रहे, बाबा साहब को समझने वाले लोग नहीं थे। बाबा साहब की अहमियत बाबा साहब के जाने के बाद पता लगा। बाबा साहब ने जो लिखा, जो संविधान दिया, जब हम शिक्षा पाए और आगे बढ़े, जब उस संविधान के शब्दों को पढ़ने लगे, तब जाकर के हमें पता लगा कि आखिर में बाबा साहब ने हमें क्या दिया। बाबा साहब अम्बेडकर कुर्तियों से, विषम परिस्थितियों से, मनवादी विचारधाराओं से लड़ते रहे और अंत में आकर के उन्होंने निष्कर्ष निकाला और निष्कर्ष यह निकाला कि हमारी सारी समस्याओं का हल राजनीतिक कुंजी में है। हमारी किसी भी तरह की समस्या के हल हो, किसी का कोई दुख है, कोई शिकायत है, कोई परेशानी है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ राजनीति में है। इस बात को समझते हुए पूर्व के सभी महापुरुषों को अपने कंधे पर रखकर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत को ध्यान में रखते हुए इस देश में मानवर कांशीराम साहब का उदय हुआ। तो बाबा साहब के जो अंतिम निष्कर्ष थे कि आपकी किसी भी तरह की परेशानियों का हल राजनीति के अलावा कुछ नहीं है, तो उसी अंतिम हल पर काम करना चालू किया। जब कांशीराम साहब ने राजनीतिक फील्ड में काम करने की शुरुआत की तो उन्होंने देखा कि हमारा समाज तो भेड़ बकरियों की तरह है, ये पढ़ा लिखा तो है लेकिन वैचारिक नहीं है। ये पढ़ा लिखा तो है लेकिन वैचारिक नहीं है। और उसी राजनीतिक कार्य में जब उन्होंने ये जाना कि बाबा साहब अम्बेडकर ने आगरा की धरती में कहा था
कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो कांसीराम साहब ने उसी बात पे काम किया कि आखिर इन पढ़े लिखे लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को धोखा क्यों दिया। जब उन्होंने अध्ययन किया तो पता लगा कि ये लोग पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन इनकी वैचारिक जड़ें मजबूत नहीं है। आरपीआई में उन्होंने काम किया ये सोच करके कि मैं आरपीआई जो बाबा साहब की बनाई हुई आरपीआई है, ये समाज की जो धरोहर है, मैं इस आरपीआई के द्वारा बाबा साहब के सपनों को साकार करूंगा। लेकिन जब आरपीआई ने कांग्रेस से, गांधी विचारधारा के लोगों से, जिस गांधी से बाबा साहब अम्बेडकर के 36 के आंकड़े रहते थे, उस कांग्रेस से जब आरपीआई ने गठबंधन किया तो गठबंधन किया कि एक सीट पे आरपीआई लड़ेगी और 520 पे कांग्रेस लड़ेगी। तो मानवर साहब कांसीराम जी ने कहा कि यह न्याय संगत नहीं है कि एक सीट पे पूरे देश में डॉक्टर अंबेडकर लड़ेगा और डॉक्टर अंबेडकर की औलादे 520 सीटों पे इनके लिए वोट की भीख मांगेंगे। मानवर साहब ने कहा आरपीआई से कि यह न्याय संगत नहीं है और उनके वहां से संबंध विच्छेद हो गए। तो कांसीराम साहब बड़े चिंतित हुए कि जिसके लिए मैंने नौकरी छोड़ी उनने मुझे छोड़ दिया, अब कांसीराम कहां जाएगा। मानवर साहब कांसीराम साहब ने रात में चिंतन करते हुए सोचा कि पूरे देश में दूर दूर तक मुझे बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो उन्होंने खुद से, अपने आप से वादा किया कि इस काम को अब कांसीराम करेगा और उन्होंने समाज की जड़ें मजबूत करना चालू कर दी। और एक दिन पता लगा कि जब बहुत सारे लोग, लाखों लोग कांसीराम साहब की बात से सहमत हो गए, तो मानवर साहब कहते थे अपने समाज से, लोग पूछते थे कि साहब वोट कहां दे, तो वो कहते थे कि वोट फॉर आरपीआई। तो लोग कहते थे कि साहब आपके तो आरपीआई से संधि विच्छेद हो गए हैं और आप कहते हो कि वोट फॉर आरपीआई। तो कांसीराम साहब कहते थे कि आरपीआई बाबा साहब की बनाई हुई पार्टी है, समाज की धरोहर है, इसके अलावा हमारे पास कोई और पार्टी नहीं है, हमें आरपीआई को ही वोट करना है। जब आरपीआई अपने कर्मों से धीरे धीरे जमीन दोज हो गई, तो फिर लोगों ने पूछा कि साहब हमें वोट कहां देना है। तो मानवर साहब ने कहा कहां देना है, वो पार्टी तुम्हारी एक ही है ना, हमारी समाज की धरोहर आरपीआई। तो लोगों ने कहा कांसीराम साहब आप इस समाज को जगाने में इतने मगन हो गए थे कि आप जरा पीछे मुड़ के देखो कि आरपीआई तो है ही नहीं। तो कांसीराम साहब ने कहा कि जिस दिन पूरे देश में डॉक्टर अंबेडकर को एक सीट पे लड़ाया गया गांधी की औलादों के द्वारा, उसी दिन कांसीराम साहब को पता लग गया था कि आरपीआई नहीं बचेगी। और उन्होंने फिर समाज की डिमांड पर DS4 बना के दी। DS4 जो समाज को जागरूक करती थी, आंदोलित भी करती थी और समय अनुसार चुनाव भी लड़ती थी। समाज की जरूरत के अनुसार उन्होंने फिर हमें BSP दी। मेरे समाज के लोगों, आज भारत देश के अंदर गांधी और सावरकर की औलादें फिर से बाबा साहब अम्बेडकर की औलादों को अपने पक्ष में लेकर के अपने लिए वोट मंगवाने के लिए, दर दर भटकने के लिए भेज दिया। आज हमने मानवर साहब की बनाई हुई पार्टी बहुजन समाज पार्टी को अकेला छोड़ दिया, उस नेता को अकेला छोड़ दिया जिसने आपके लिए अपना परिवार छोड़ा, समाज के लिए शादी नहीं की, घर छोड़ दिया। आज जब आपको इस पार्टी को, जब आप इस समाज की जरूरत है, तो इस समाज के लोगों ने फिर से सावरकर और गांधी की औलादों की पार्टियों में जाकर के अपनी जगह बनाने लगे।
मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आने वाली 27 भी आएगी, उसके बाद कई और सालें गुजर जाएंगी, कई पीढ़ियां गुजरेंगी, लेकिन अपना घर अपना ही होता है। एक बार आखिरी बार, चाहे इसे आखिरी समझ लो, अगर हम यहां से उठ जाते हैं तो ये हमारा आखिरी नहीं होगा, ये हमारी सत्ता की चाबी होगी। हमें 27 में किसी भी कीमत पे वोट फॉर बीएसपी के कहने वाले लोगों के साथ में रहना होगा साथियों। हमें किसी भी कीमत पे इनके बहकावे में नहीं आना है, हमें इनकी बहकावे में नहीं आना है। हम जानते हैं कि जिन हमारे महापुरुषों ने, जिन बच्चों के लिए आज पंडाल में हम देखते हैं कि हमारे 18-20 साल के बच्चे इस पंडाल से बाहर घूम रहे हैं, इसी तरह वो घूमा करते थे और पंडाल के अंदर साहब कांसीराम चिल्लाया करते थे उनके सुनहरे भविष्य के लिए। इनको नहीं पता है कि विरोधियों ने क्या चाल बिछा रखी है, इनको नहीं पता है कि इनकी जवानी का इस्तेमाल करके इनके बुढ़ापे में इनकी टांगें तोड़ने का काम किया जा रहा है दोस्तों। लेकिन हमें लगे रहना है। मैंने पहले भी कहा, मैं अभी भी कहता हूं कि जितने लोग भी यहां मौजूद हैं, अगर इतने लोगों ने भी ठान लिया तो क्रांति कहीं दूर नहीं है। साहब कांसीराम ने जब इस मूवमेंट को चलाया था तो एक आदमी को कैडर दिया करते थे बंद कमरे में। आज तो हमारे पास बहुत कुछ है, आज हम संपन्न भी हैं, आज हमारे पास अधिकारी भी है इस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए, आज हमारे पास अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर सब हैं, लेकिन हम फिर भी पीछे हैं। क्यों हैं? क्या हम इतनी छोटी मानसिकता के लोग हैं? क्यों भूल जाते हो कि हम महामानव डॉक्टर अंबेडकर की औलादे हैं? हमें छोटे मोटे नेताओं, तुछपुटियों नेताओं के बहकावे में नहीं आना है। हमें किसी भी कीमत पे बाबा साहब अंबेडकर के सपने को पूरा करना है। साहब कांसीराम जी ने हमें बीएसपी दी और इस बीएसपी के द्वारा हमने उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन कभी सोचो कि राजस्थान में हमारी सरकार नहीं बनी, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार नहीं बनी, बिहार में हमारी सरकार नहीं बनी, वहां पर हमारे लोगों के साथ क्या क्या अत्याचार होते हैं। क्या उन लोगों को सत्ता की जरूरत नहीं है? क्या वो लोग हमारे लोग नहीं है? क्या वो लोग बाबा साहब अंबेडकर की औलादे नहीं है? बाबा साहब अंबेडकर का सपने को 50% जब कांसीराम साहब ने पूरा किया और हमें इस देश में उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनाया बहन कुमारी मायावती जी को, तो आओ हम कसम खाते हैं, चाहे हमारे प्राण क्यों ना चले जाए, कांसीराम साहब का सपना पूरा करेंगे, बाबा साहब का सपना पूरा करेंगे। जब तक घर नहीं जाएंगे, जब तक शांत नहीं बैठेंगे, जब तक इस देश में पहला अम्बेडकरवादी विचारधारा का प्रधानमंत्री नहीं देने का काम करेंगे। हम निकले हुए हैं। हमारी टीम में मैं जयप्रकाश जी के साथ में रहता हूं। साहब जयप्रकाश जी ने 17 साल पहले अपना घर छोड़ दिया और उन्होंने एक कसम खाई कांसीराम साहब की रात को हाथ में लेकर के कि कांसीराम इस काम को, जयप्रकाश इस काम को पूरा करेगा। जयप्रकाश आज के बाद कभी शादी नहीं करेगा, घर वापस नहीं जाएगा, धन संचय नहीं करेगा। हमने इनको त्याग को देखा, समझा, परखा। उसके बाद मैंने भी फैसला लिया कि वीर सिंह अंबेडकर, अगर तुम्हारे अंदर अगर कुछ क्वालिटी है समाज को जगाने की, तो इस बात को सबसे पहले स्वीकार करना होगा कि बाबा साहब अंबेडकर के बाद क्या कोई आएगा? नहीं आए, कांसीराम साहब आए। क्या बहनी के बाद कोई आएगा? नहीं आएंगे। हमें लगे रहना है। प्रकृति सब कुछ तय करके रहती है। कल अगर उनका दिन है तो आज मेरा दिन है, और आज अगर उन्होंने मेरे दिन को छीन लिया है तो आजीवन डॉक्टर अंबेडकर का दिन रहेगा। क्योंकि मानवतावादी विचारधारा के लोगों को कमी नहीं है। आज पूरे देश में देख रहे हो कि डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन को मनाने के लिए लाखों की भीड़ इकट्ठी हो रही है। इसका मतलब क्या है कि मानवतावादी विचारधारा के लोग इस देश में भारी संख्या में बढ़ते जा रहे हैं। हमें सिर्फ
लोगों को ऊर्जा देनी है, इन लोगों को भरोसा दिलाना है कि अभी अभी कुछ भी नहीं हारे हैं, सब कुछ हमारे हाथ में है, सब कुछ हम जीत सकते हैं और सब कुछ हम जीत के रहेंगे। हमें जब तक इस देश में पहला अम्बेडकरवादी विचारधारा का प्रधानमंत्री नहीं मिल जाता तब तक हम डटे रहेंगे और अपनी पार्टी बीएसपी के साथ लगे रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और मैं हाथ जोड़ के आप सभी से विनती करता हूं कि आप मनोबल को बढ़ा के रखिए, मनोबल से बड़ा कोई बल नहीं होता। अकेले चले थे काशीराम साहब, जब काशीराम साहब का दौर था तो अकेले थे, जब बाबा साहब अम्बेडकर का दौर था तो वो अकेले थे, और जब बुद्ध का दौर था तो वो अकेले थे, और जब संत रविदास का दौर था तो वो अकेले थे। हमें 1000, 100, 200 लोगों की जरूरत नहीं होती है। जब ये प्रकृति देगी तो हमें बस उसको पहचान करके उसके साथ लग लेना। जय भीम, जय भारत।